हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल और स्वागत है आप सभी का स्टडी मेड इजी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th क्लास एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फू। तो इस चैप्टर में मेनली हम पढ़ने की कोशिश करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दो एस्पेक्ट। ईदर दे आर हेल्पफुल और दे आर हार्मफुल। तो इस पूरे चैप्टर को हम इन्हीं दो एस्पेक्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फू का मतलब ही एनिमी होता है। तो इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कितने फ्रेंडली हैं और कितने ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल, इनके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं हमारे लाइफ में, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच आर नॉर्मली कैन नॉट बी सी। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन ही यही बनती है कि दीज आर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर नेकेड आइज़। नेकेड आइज़ का मतलब है कि इनको हम डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते। एक अलग ही टाइप का वर्ड बना हुआ है, एक अलग ही दुनिया है, और इस दुनिया को अगर ऑब्ज़र्व करना है तो आपको पावरफुल लेंसेस यूज़ करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। और माइक्रोस्कोप के यूज़ की वजह से ही इनको माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल्स आप अपनी डेली लाइफ में रेगुलर ही देखते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं तालाब होता है, एक तालाब है, वो फ्रेश ही होता है, वाटर होता है, उसमें गंदा सा तालाब होता है, और कुछ टाइम के बाद उसमें आप देखेंगे ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। तो ग्रीन कलर की कोटिंग वो किस चीज़ की होती है? वो एल्गी की होती है, और ये एल्गी कुछ और नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। बरसात में आप लोगों ने देखा होगा कि छत पर जब बारिश होती है तो छत पर आप देखेंगे ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। सीढ़ियों पर अगर पानी बह रहा है तो वहाँ पर भी ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। वो और कुछ नहीं, वो एल्गी ही होती है, और वो एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और देखिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया गया है कि ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड, हाँ वही चीज़ है, ब्रेड देखा होगा, रोटी है। ज़्यादातर ये जो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करी जा रही है एक्चुअली में उसका नाम है ब्रेड मोल्ड। तो ये ब्रेड का एग्जाम्पल दिया गया। ब्रेड मोल्ड पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, और ये बारिश की वजह से एक्चुअली में होता है क्या, बारिश की वजह से इसमें इसके लिए जो कंडीशन होती है पनपने की, वो इसको अच्छे से मिल जाती है, और अच्छी कंडीशन पनपने मिल जाती है, जिसकी वजह से पनप के क्या कर जाता है, वहाँ पर ग्रो कर जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ग्रेइश वाइट पैचेस, इसको मैं मिटा देता हूँ। ग्रेइश वाइट पैचेस कहाँ पर हमको दिखते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम देखते हैं तो हमको ब्रेड के ऊपर ये नज़र आते हैं। तो ये भी एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम डेली लाइफ में महसूस कर पाते हैं। उसके बाद में दिया गया है दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज। अनएडेड आइज का मतलब है डायरेक्टली, जैसे हमने अभी कोई लेंस वगैरह नहीं यूज़ किया है, मैग्नीफाइंग लेंस आता है, उन सब की मदद के बिना इनको हम देख पाना ये असंभव ही होता है। तो इनको हमको देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेनली कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, जैसे बैक्टीरिया, सबने सुना होगा। अच्छा, बैक्टीरिया एक क्लासिफिकेशन है। अब बैक्टीरिया को ये मत समझना कि बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म का नाम है, वो एक क्लासिफिकेशन है। बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, और इनके हार्मफुल और हेल्पफुल इफेक्ट के बारे में भी हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं वायरसेस के बारे में। वायरसेस भी एक्चुअली में हमारे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, इनको हमने कभी नहीं देखा है। वायरस हमको इफेक्ट करते हैं। क्या आपने कभी देखा होगा कि कोई वायरस बड़ा सा चल के आया और आपको इफेक्ट करके चला गया? नहीं होता है। तो वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपने अभी देखे, इनसे ये डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं? बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। दे रिक्वायर होस्ट, इनको होस्ट की ज़रूरत होती है। मतलब होस्ट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल
जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको रिप्रोडक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी अपने जैसे, और सारे जब मल्टीपल बनाएगा तब उसका इम्पैक्ट हमको नज़र आएगा। तो वायरसेस को भी रिप्रोड्यूस करने के लिए ये इन्वायरमेंट में ओपनली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इनको होस्ट बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। और होस्ट बॉडी वो हम हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, वो होस्ट बॉडी प्लांट्स भी हो सकते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई एक पर्सन है जिसको वायरल हो गया है, वायरल फीवर जैसे कहा जाता है। तो वायरल फीवर है क्या? वायरल फीवर में ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर घुसते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर घुसने के बाद ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट, क्योंकि इनको होस्ट मिल गया है, और होस्ट मिलने की वजह से अपने आप को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, मतलब रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और एक टाइम के बाद ये जब इनकी मात्रा बढ़ जाएगी तो ये क्या कर देंगे, हमारी बॉडी पे अटैक कर देंगे, और जिसकी वजह से हमको इनका इफ़ेक्ट नज़र आने लग जाता है। तो ये वायरसेस होते हैं। ये काफ़ी सीरियस डिजीज़ेस भी पैदा कर देते हैं। सीरियस डिजीज़ेस कैसे? जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सारे वायरसेस के द्वारा होने वाली बीमारियां होती हैं। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री, मलेरिया, ये सब प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। और टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी जो है बैक्टीरियल डिजीज़ेस होती हैं। मतलब ये डिज़ीज़ दिया गया है और बताया गया है कि इनके कॉजेज़ क्या है, किसकी वजह से होते हैं, कैसे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये डिजीज़ेस होती हैं, इनके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, कुछ डायग्राम्स बताए गए हैं। जैसे ये आपने देखा, ये बैक्टीरिया का एग्जांपल है। बैक्टीरिया आर सिलेंड्रिकल टाइप, उनका जो सिलेंड्रिकल सेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल होता है। और यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, जैसे क्लैमाइडोमोनास दिया गया है, स्पायरोगायरा दिया गया है, अमीबा दिया गया है, अमीबा से तो सब वो है, और पैरामीशियम, चप्पल जैसा बना हुआ ये जो पैरामीशियम है। ब्रेड मोल्ड, इसी ब्रेड मोल्ड की बात हो रही थी अभी, जो एग्जांपल दिया जा रहा था कि रेनी सीजन में जो ब्रेड के ऊपर एक ग्रेइश कलर की कोटिंग हो जाती है, वो किसी और चीज़ की नहीं है, ब्रेड मोल्ड की ही कोटिंग होती है। ठीक है, तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं। अब वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, अब यहाँ पर आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ है, इससे हमें पता चलेगा इनका इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी, प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेलुलर भी होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम का आपने एग्जांपल सुना। ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब सिंगल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनिंग लाइफ। लेकिन और कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, स्पायरोगायरा का मैंने एग्जांपल अभी बताया था, जहाँ पर आपने देखा होगा, दिखाता हूँ आपको। तो इससे पहले वाले पेज पे आपने देखा, ये स्पायरोगायरा जो है ये होता है मल्टी सेलुलर। ये क्या है? मल्टी सेलुलर। और यहीं पर ये अमीबा, ये देखिए अमीबा जो बना हुआ है, ये सिंगल अमीबा का सेल ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर परफॉर्मिंग ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। अब इसमें इनके अंदर ही पार्ट्स बने हुए हैं, ये सारे पार्ट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है, लेकिन ये जो है सिंगल सेलुलर होते हैं। पैरामीशियम भी उसी का सिंगल सेल का एग्जांपल है। तो वेयर डू दे लिव? तो दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, हर टाइप के इन्वायरमेंट में रहते हैं। अच्छा, जिस टाइप का इन्वायरमेंट होगा उस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम टाइप के इन्वायरमेंट में नहीं सस्टेन कर पाएंगे। जैसे आपने देखा वायरस को सस्टेन करने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है, वहीं पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने एल्गी का एग्जांपल आपको बताया था, मैंने आपको ब्रेड मोल्ड का एग्जांपल बताया है, इनको होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ये कहीं पर भी, जैसे एल्गी तो सीढ़ियों पर आ जाती है। एल्गी आपने देखा होगा तालाब में आ गई, एल्गी देखा आपने छत के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग बना के आ जाती है। तो हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है। तो आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेके हॉट स्प्रिंग तक, अब डेजर्ट से लेके मार्शी लैंड तक, हर जगह आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, लेकिन सारे डिफरेंट हैं। जो कैटेगरीज हमने पढ़ी थी वो कैटेगरीज ही होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज इसीलिए बनाई गई हैं क्योंकि ये अलग अलग इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। हमारे अंदर तरह तरह के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं हमारे पेट। वायरसेस, अभी कुछ दिन पहले ही काफ़ी चर्चा में एक वायरस था, कोरोना वायरस, कोविड-19। तो ये सारे वायरस हमारी बॉडी में भी घुस जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। जैसे एल्गी का एग्जांपल मैंने बताया, एल्गी फ्रीली एग्जिस्ट कर लेता है, लेकिन कुछ को ज़रूरत होती है होस्ट की। दोनों के एग्जांपल आपको पता है, वायरस को होस्ट की ज़रूरत होती है। तो अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारा रिलेशन क्या है?
ये किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी हैं, हेल्पफुल हैं, और किस तरीके से ये हमको परेशान करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. Some of them are beneficial in many ways whereas some others are harmful and cause diseases. हमने देखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज करते हैं, लेकिन एक एस्पेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये भी है कि उन्हीं डिजीज़ का क्योर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलके बनता है। जैसे कोरोना वायरस की बहुत सारी वैक्सीन बनी थी, जैसे हमारे इंडिया में जो वैक्सीन बनी थी, कोविशील्ड हमारे इंडिया में बनी थी, तो जो कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, तो उसको मारने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही ज़रूरत पड़ी। तो उस वैक्सीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ी थी। कैसे, हाउ, इसके बारे में आप खुद कोशिश करिए जानने की, क्यूरियोसिटी बढ़ाइए थोड़ा सा। तो फ्रेंडली और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी हम कौन सा एस्पेक्ट पढ़ने जा रहे हैं? अभी इनका फ्रेंडली एस्पेक्ट मतलब हेल्पफुल नेचर। कैसा नेचर पढ़ेंगे? हेल्पफुल नेचर। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल फॉर अस। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। से तो चलिए हेल्पफुल नेचर नहीं है आज के उसमें देखा जाए तो। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। अच्छा, क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? जैसे हमने देखा ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स वगैरह, आजकल आम का सीज़न चल रहा है, आपने आम खाया और छिलका कहीं घुमा के बहुत दूर फेंक दिया, ऐसी जगह फेंक दिया जहाँ गाय और बकरी नहीं पहुँच पाएगी, तो क्या वो छिलका हमेशा वहीं रहेगा? नहीं रहेगा। उसको क्लीन करने का काम हमारे माइक्रोस्कोप करेंगे। तो एक तरीके से इन्वायरमेंट क्लीनर हुए, और इन्वायरमेंट क्लीनर हुए मतलब हमारे लिए उपयोगी हुए, हेल्पफुल। ठीक है, तो broken down into harmful and usable substances by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicine. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. अच्छा, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो एस्पेक्ट लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक्चुअली में मतलब क्या है? नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में 78% है, सबको पता है 78% हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है। लेकिन वो नाइट्रोजन 78% भले हो, लेकिन प्लांट को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, उनका मेन न्यूट्रिएंट होता है नाइट्रोजन, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से इनटेक नहीं कर सकते हैं नाइट्रोजन को। जैसे हम सांस ले रहे हैं, ये सांस लेकर हमने ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया, लेकिन इसी तरीके से प्लांट को अगर नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है तो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से वो नहीं निकाल पाते हैं। तब वहाँ पर रोल आता है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया क्या करता है? लेगुमिनस प्लांट्स का मतलब जैसे कि पल्सेस, ग्राम, इनके रूट पे जाती है और वहाँ पर इसको रूट को एज अ होस्ट यूज़ करती है, और वहाँ पर ये उनको इसके बदले में इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन उठा के उसके रूट पे फिक्स करती है। किसके? लेगुमिनस प्लांट के। बैक्टीरिया क्या करती है? बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट के रूट पे बैठती है और इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को उठा के लेगुमिनस प्लांट के रूट पे फिक्स करती है। और जब ऐसा करती है तब इसके बाद ही प्लांट उस नाइट्रोजन को यूज़ कर पाता है। और प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जितनी भी खाद पड़ती है, हम गांव देहात में कभी आप जाएं तो वहाँ पर देखेंगे जितनी भी खाद पड़ती है, खाद में NPK का यूज़ होता है, जिसमें N का मतलब ही नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये वाला एस्पेक्ट आप हमेशा याद रखेंगे। थोड़ा मिटा देता हूँ। तो यहाँ तक समझ में आया होगा सबको, आई होप। आगे बढ़ते हैं। तो मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, कर्ड और ब्रेड वगैरह में यूज़ होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा केक बनाने के लिए जो केक का ब्रेड यूज़ होता है, तो उसमें हम आजकल यीस्ट डाल देते हैं, फ्रेगमेंट करके। यीस्ट आती है, उसको पानी में डाल के फ्रेगमेंट कर देते हैं और उसी से उसका जो डो होता है वो डो मार लेते हैं, और थोड़ी देर रखने के बाद वो काफ़ी फूल जाता है ना। तो उसमें जो फ्लफ़ी टाइप का जो उसका टेक्सचर बन जाता है, वो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बनता है। तो मेकिंग ऑफ कर्ड, और कर्ड का मतलब तो जानते हैं, दही बनाने के लिए हमको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। लैक्टोबैसिलस का जो बैक्टीरिया होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दोज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस की मैं बात कर रहा था। बैक्टीरिया मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। बैक्टीरिया जो उसकी कैटेगरी थी वो एक्चुअली में बैक्टीरिया एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है,
और उन्हीं बैक्टीरिया में एक जो ऑर्गेनिज्म निकल के आता है उसको लैक्टोबैसिलस कहा जाता है, जो क्या करता है, जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में हेल्प करता है। अगर इसको दूध में मिला दिया जाए, बनाने के लिए बहुत आजकल मम्मी लोग बनाती हैं घर पे, देखा होगा आप लोगों ने कि दूध ले लेते हैं और दूध में बहुत छोटा सा आधा चम्मच भी अगर हमने दही डाल दिया, दही क्यों डालते हैं, क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस पहले से प्रेजेंट रहता है और वो क्या करता है, उसको फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिल जाता है तो वो उसी में पनपना स्टार्ट कर देता है और पनपने से क्या करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस करने की वजह से जब उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो पूरी तरीके से मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कन्वर्ट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, pickles and many other food items. An important ingredient of रवा, सूजी सुना होगा, इडली, भटूरा इस कर्ड, भटूरा बनता है, भटूरा का भी जो आटा मारा जाता है उसमें भी हल्की सी कर्ड मिला दी जाती है। कैन यू गेस वाई बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर, बैक्टीरिया एंड यीस्ट, मैंने बताया था यीस्ट को फ्रेगमेंट किया जाता है तो वही है, यीस्ट पाउडर की तरह आप देखेंगे होती है, उसको ग्लास में थोड़ा पानी में घोल देंगे और घोलने के बाद उसको उसी डो में मिला देंगे, आटे में मिला देंगे, ये जो सूजी रवा जो बताई गई है इसमें मिला देंगे, मैदा सुना होगा, और उसमें मिलाने के बाद उसको आटा गूंद के थोड़ी देर 5 मिनट रख देंगे कपड़े से ढक के और उसके बाद देखेंगे कि वो काफ़ी फूल गए, उसमें भूसा मारते हैं तो बबल की तरह फूटता है। तो फर्मेंट, ये देखिए आ गया टर्म, हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर, तो फर्मेंट किया जाता है। ठीक है, ये देखिए बना भी हुआ है, हमने बताया था ना, ईस्ट पाउडर को मैदा में जब मिक्स करके डो बनाया गया है उसके बाद उसको थोड़ी देर जब हम रखते हैं तो देखिए फ्लफ़ी नेचर बन के तैयार हो गया। यही फ्लफ़ी नेचर इसमें जब आप ऐसा भूसा मारेंगे तो ये बबल की तरह फूटेगा, इसी की बात हो रही थी। तो यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्यों होता है ऐसा? भाई रेस्पायर तो करेंगे ही, है तो ये ऑर्गेनिज्म ही, सांस लेना तो इनको पड़ेगा ही, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सांस लेंगे। अच्छा ये प्लांट तो है नहीं, अगर प्लांट होते तो एक्सहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, लेकिन ये प्लांट नहीं है तो ये एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ही नीचे से इसको फुला देती है। ठीक है, तो बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, दिस द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है इसका। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कॉमर्शियल टर्म जहाँ पर भी आए समझ लेना पैसे के लेन देन की बात हो रही है। मनी रिलेटेड टर्म इज़ कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल यूज़ हम इसके पढ़ेंगे अगली वीडियो में, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो जुड़े रहिए, और कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, समाधान करने की कोशिश करेंगे, और बाकी देखते रहिए। जैसा भी हो, जो भी हो रिस्पांस आप देकर ज़रूर जाइए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि समझ में आया कि नहीं, क्या सुधार करने की ज़रूरत है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।